फंक्शन। एक व्यक्ति जहाज की यात्रा करने जा रहा था और उसे देर हो गई। उसने दूर से देखा कि उस बंदरगाह से वो शिप रवाना हो चुकी है। वो तेजी से भागा और एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा और वहां से उसने कूदकर उस जहाज में प्रवेश किया। बहुत तेजी से कूदा। ढलान में उसे थोड़ी चोटें लगी। लोगों ने उसे संभाला पर उसने देखा, संतुष्टता हुई कि आखिर मैंने जहाज को पकड़ लिया। और बड़ी मुश्किल से वो उठा। लोगों ने कहा, इतनी जल्दी क्या थी, क्यों कूद गए? उसने कहा, मुझे लेट हो गया इसलिए मुझे कूदना पड़ा, नहीं तो नाव ये जहाज निकल जाता। लोगों ने उससे कहा, ये जहाज जो है ये जा नहीं रही, ये आ रही। हम इस जहाज में बैठे हैं, ये हर एक को पूछना स्वयं से, हम किस ओर जा रहे हैं। वहीं जा रहे हैं जहां पहुंचना, या फिर रिवर्स जर्नी चले, या फिर वही वही गलतियां फिर वही वही अपराध फिर वही वही पश्चाताप फिर वही वही धोखा और वही दुख। हम किस ओर जा रहे हैं। तो इस भट्टी में रुक कर स्वयं से यही पूछना कि हमारी यात्रा किस ओर जा रही है। कहीं हम इस व्यक्ति की तरह तो नहीं है जिसे पता ही नहीं। वो कूद तो गया परंतु उसका अपना जहाज तो रह चुका था। जीवन की इस यात्रा में रुकना आवश्यक। टू पॉज, टू थिंक, रुकना, सोचना, विचार करना और रुक कर किसी को पूछ लेना कि यही रास्ता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट इज बेटर टू आस्क ट्वाइस देन टू लूज वंस। दो बार पूछ लेना, दो लोगों को पूछ लेना, तीन लोगों को पूछ लेना, चार लोगों को पूछ लेना, बार बार पूछना। यदि रास्ता पता नहीं है, कोई तो बताएगा। हो सकता है कोई गलत ही बता दे। यदि हम कहीं जा रहे हो और हमें रास्ते पता नहीं, एक को पूछा, उसने कहा यहां से उधर जाओ। सामने वाले से फिर पूछा, उसने कहा यहां तो कुछ नहीं, इधर से है रास्ता। शायद पहले वाले ने जो बताया वो गलत था। इसलिए रुकना यात्रा का एक भाग है।
रुकना ठहराव नहीं है, रुकना चलने का हिस्सा है। टू स्टॉप टू गैदर मोमेंटम, ताकि फिर चलने के लिए शक्ति मिले। एक व्यक्ति ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन चालू होती है, लगभग 1 घंटा हो जाता है और वो रोना चालू करता है। सामने उसके एक व्यक्ति बैठा है, उसको लगता है होगा शायद अपने परिजनों से दूर जा रहा है। होता है, वो कुछ नहीं कहता। शाम हो जाती है, पर सामने का व्यक्ति अभी भी रो रहा है। सामने वाला व्यक्ति सोचता है कोई पर्सनल दुख होगा और किसी की व्यक्तिगत बातों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कहता है ठीक है, यात्रा लंबी थी, 3 दिनों की। सुबह देखता है ये व्यक्ति अभी भी रो रहा है। उसके मन में आता है पूछूं क्या है, कोई दुख है, क्या पीड़ा है। पर फिर सोचता है ठीक है, दुख में व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता, ना शेयर करना चाहता। स्पेस चाहिए रहती है ब्रीथ करने के लिए, श्वास लेने के लिए। सामने वाला व्यक्ति सो जाता है, अपना काम करता है, पर देखता है दोपहर हो गई फिर भी रो रहा है, शाम हो गई फिर भी रो रहा है, रात हो जाती है फिर भी रो रहा है। उसको लगता है पूछूं। फिर सोचता है होगा कोई गहरा दुख होगा जीवन में। सोचता है छोड़ो। अगला दिन सुबह देखता है तो फिर भी रो रहा है। अब उससे रहा नहीं जाता है, पूछता है क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कौन सा दुख है। मैं देख रहा हूं जब से ट्रेन में चढ़े हो तब से रोए जा रहे हो। वो कहता है ये ट्रेन तो चेन्नई जा रही है। हाँ, वैसे मुझे दिल्ली जाना था। ये रो रहा हूं। पता चल गया अगर गलत ट्रेन में है तो क्या करना चाहिए? तुरंत उतर जाना चाहिए। हम कहीं गलत ट्रेन में तो नहीं बैठे? किस ट्रेन में बैठे हैं? कोई वासना की ट्रेन में तो नहीं बैठे, किसी मोह की ट्रेन में तो नहीं बैठे, कोई एक ऐसी इच्छा की ट्रेन में तो नहीं बैठे जो बहुत भटकाने वाला है। पता भी चल गया है कि हम गलत ट्रेन में हैं, परंतु उपाय क्या ढूंढा? रोने का। क्या करना चाहिए था? अगले ट्रेन स्टेशन पर उतर जाना चाहिए था। कहीं ये हमारी कहानी तो नहीं है? सबसे पहले तो ट्रेन ही गलत पकड़ी। हमें जाना था प्रेम नगर, काम नगर की ट्रेन पकड़ ली। मार्ग था संपूर्ण ब्रह्मचर्य और पवित्रता का और निर्विकार होने का, परंतु जिस ट्रेन में हम सवार हैं उसमें मोह की दलदल, वो कहीं और ही लेके जा रही है, वासनाओं की नगरी। इसलिए कहा ये पॉज घटी, रुकने की। रुको, सोचो। तो सभी स्थिर बैठेंगे और अपनी आंख बंद करके देखेंगे हम किस ओर जा रहे हैं। यही जाना था,
कहीं ये गलत ट्रेन तो नहीं, कहीं ये संबंध ही गलत तो नहीं है, कहीं ये मार्ग भटक तो नहीं गया। कहाँ जाना था, कहाँ पहुंच गए। अपनी दिनचर्या, अपना जीवन, अपना घर सब आंखों के सामने लाएंगे। करियर, जॉब, अमृत वेला, मुरली, भोजन, दिन में होने वाली घटनाएं, सब कुछ। ये जो चल रहा है सही चल रहा है। संबंध, संबंधों में कड़वाहट या मोह, इस ट्रेन में हम सवार हैं। अपने जीवन में डुबकी लगाएंगे और देखें हमेशा। हम सभी यात्री हैं और ये संसार एक प्रतीक्षालय है। और जैसे ही हम किसी स्टेशन पर जाते हैं और वहां घूम रहे होते हैं और अचानक जब अनाउंसमेंट होती है, कृपया यात्रीगण ध्यान दें, जो यात्री होते हैं वो सतर्क हो जाते हैं, परंतु जो यात्री नहीं होते हैं स्टेशन पर ऐसे ही घूम रहे होते हैं, वो सतर्क नहीं होते। परंतु जो यात्री है वो सतर्क होते हैं। तो जीवन का पहला सूत्र ही ये है कि स्वयं को क्या समझना, यात्री और पिलग्रिम, एक राही हूं। स्टेशन को अपना घर ना समझना। ये प्रतीक्षालय, ये वेटिंग रूम है। उस पर मालकियत यदि यदि हो गई तो दुख होगा। और वैसे भी कोई यात्री किसी भी स्टेशन को अपना घर कभी नहीं समझता। थोड़ी देर के लिए आए हैं, ट्रेन आएगी, निकल जाएंगे। जीवन का ये सबसे बड़ा सूत्र है। विदेशी एक भारत में आता है, एक सन्यासी उससे पूछता है, आपका लगेज कहाँ है? वो कहता है टूरिस्ट। वो सन्यासी उसे अपने घर में लेके जाता है। उसका घर है एक छोटी सी झोपड़ी। वो टूरिस्ट पूछता है, आपका लगेज किधर है? वो कहता है आई एम टूरिस्ट। तुम भारत के यात्री हो, मैं इस धरातल का यात्री हूं। मैं भी एक टूरिस्ट हूं, एक सैलानी हूं। आए हैं, थोड़ी देर के लिए रुकना है, निकल जाना है। यहां यदि विस्तार किया मोह के साथ तो हम फंस जाएंगे। तो मानसिकता गेस्ट की हो। हम सब कौन है? गेस्ट। हम सब कौन है? अतिथि। हम सब कौन है? यात्री। और जीवन में बार बार अनाउंसमेंट होती है। जब जब बीमारी होती है तब तक अनाउंसमेंट होती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जब सफेद बाल होता है तो अनाउंसमेंट होती है, यात्रीगण
कृपया ध्यान दें। जब जीवन में धोखा मिलता है तो अनाउंसमेंट फिर होती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जब अत्यंत दुख होता है तब फिर अनाउंसमेंट होती है, अब तो संभलो। परंतु यदि हम नहीं संभलते तो फिर एक अंतिम अनाउंसमेंट होगी। इसलिए इस भट्टी में सभी आए हैं, तो जब तक यहाँ है तब तक 3 कार्य करने हैं। पहला, स्वयं से बातें। पहला कार्य स्वयं से बातें, सेल्फ टॉक। अपने आप से पूछो, अपने आप से बातें करो। इस परिसर में अलग अलग जगह है, कहीं गार्डन है, एकांत में जाकर बैठो बीच बीच में, जब जब समय मिले सोचो। 24 घंटे भट्टी है, निरंतर चेतना को उस ऊंचे तल पर स्थिर रखना है। निरंतर स्वयं से बात है, इसलिए बाहर की बातचीत जितनी कम हो सके कर दो। संगम युग की सबसे बड़ी बीमारी है बातचीत। बातचीत करनी है तो केवल साधना संबंधित, ज्ञान संबंधित, योग संबंधित, बस। अपने आप को एक गुफा में ले चलो और बिठा दो। तीन बौद्ध सन्यासी श्रीलंका जाते हैं और वहां पर वो देखते एक किसान है और जिसका अच्छा बगीचा है, घर है। वो उससे कहते हैं कि हम यहाँ साधना कर सकते हैं 3 मास तक। वो बहुत खुश होता है, वो कहता है बिल्कुल, मेरे घर में आप आओ और साधना करो, तपस्या करो, इससे बड़ा और क्या भाग्य हो सकता है। वो उनके लिए 3 कुटिया बना के देता है और वो तीनों बौद्ध भिक्षु सुबह से लेकर शाम तक साधना करते हैं मौन में। बिना मौन के साधना हो ही नहीं सकती। यहाँ आए हैं और सारी बातचीत चालू है और फोन अभी भी बज रहा है, तो वो भट्टी नहीं है, तपस्या नहीं है, कुछ और है। भट्टी अर्थात संसार से कट ऑफ, टोटल साइलेंस, स्विच ऑन। वो तीनों रुकते हैं वहां 3 मास तक। 3 मास होते हैं, बहुत अच्छी उनकी साधना होती है। थोड़ा बहुत खाते हैं दिन में एक बार, बाकी समय ध्यान में रहते हैं। 3 मास जब पूरे होते हैं, वो तीनों सन्यासी आपस में बातचीत करते हैं 3 मास के साइलेंस के बाद। सुनाओ कैसी रही साधना। पहला कहता है मेरी साधना बहुत अच्छी रही, मेरा मन इस खेत के बाहर कहीं गया ही नहीं, बस मैं इधर ही था। दूसरे ने कहा मेरी साधना तो और भी अच्छी है, मेरी जो कुटिया थी बस उसके ही अंदर में था, कहीं मन को जाने ही नहीं दिया बाहर, इवन प्रकृति में कहीं जाने नहीं दिया। तीसरे ने कहा इन 3 मास मैंने अपने मन को केवल इस शरीर के अंदर ही रखा, शरीर से बाहर भी नहीं जाने दिया। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, शरीर का निरीक्षण। ये अच्छी है साधना है। तो जब साधना करने आओ तो मौन, एकांत, डिजिटल डिटॉक्स, और यहाँ बैठे बैठे अपने जीवन में क्या चल रहा है उसका चिंतन करना है। और यहाँ से जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट काम करके जाना है, प्लानिंग। वहां जाकर क्या करना है, वो प्लानिंग कोई भी हो सकती है, करियर की हो सकती है, पैसों की हो सकती है, रिलेशंस की हो सकती है,
अमृत वेले की हो सकती है, मुरली की हो सकती है, ब्रह्मचर्य की हो सकती है, जॉब रिलेटेड हो सकती है। कोई भयंकर डिस्टरबेंस चल रहा है जीवन में, उसका क्या करना है? आइंस्टाइन ने कभी कहा है, यदि आपके जीवन में समस्या है तो उस समस्या का हल उसी डायमेंशन में नहीं मिलेगा, किसी और डायमेंशन में मिलेगा जाकर। आप एक दूसरे डायमेंशन में, एक दूसरे स्थान पर, दूसरे क्षेत्र में बैठे हैं। यहां से जहां आप रहते हैं वो स्पष्ट दिखाई देगा, वो घर, वो ऑफिस, वो लोग, सब कुछ, वो दिनचर्या। तो यहां बैठे बैठे वहां को देखना है, यहां बैठे बैठे वहां क्या चल रहा है जीवन में, उसको देखना है। जब दूर से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो चीजें स्पष्ट दिखाई देती है। कौन सी चीज मिसिंग है, ऊपर गिर जाते ही सारा कुछ दिखता है। वो वहां रहकर रहकर नहीं दिखता। तो यहाँ अपने फायदे की कुछ चीज करनी, एकांत में जाओ, बैठो, घूमो और देखना है क्या चल रहा है, कहाँ गड़बड़। तो आज के इस सत्र में हम ऐसी 8 बातें देखेंगे जो यात्रा के लिए आवश्यक है, जहां हमें सतर्क रहना है, क्योंकि हम सभी यात्री स्टेशन पर हैं, ट्रेन आने वाली है और हर एक की अपनी अपनी ट्रेन। कौन किस ट्रेन पर सवार है पता नहीं। स्वयं को देखना है, मैं किस ट्रेन पर सवार हूं। किसी महत्वाकांक्षा के ट्रेन पर, किसी भय के ट्रेन पर सवार हूं, किसी दुख के ट्रेन पर सवार हूं, किसी इच्छा की, लौकिक इच्छा जो भटका रही है, किसी अलौकिक संबंध में, लौकिकता में सवार हूं। संबंध अलौकिक है परंतु उसमें लौकिकता है। फिजूल खर्च में सवार हूं, अननेसेसरी डेकोरेशंस, मनी वेस्ट, सोशल मीडिया, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, किसमें सवार है? सबसे पहला सूत्र है जागरण। हम यात्री हैं और यात्रियों को कैसे रहना चाहिए? अलर्ट। क्योंकि कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है, हो सकता है प्लेटफॉर्म चेंज हो जाए, हो सकता है ट्रेन लेट आ जाए, हो सकता है ट्रेन पहले ही आ जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कैसे रहना है? अलर्ट, होश में। बेहोश होते ही गलतियां चालू हो जाती। ये रास्ता है, आपको कहो वहां से यहां तक जाए, यहां गड्ढा है, गड्ढे में कोई नहीं गिरेगा क्योंकि अलर्ट होके चलेंगे। परंतु जो बेहोश है वो गिर जाएगा। पाप की एक ही परिभाषा है, बेहोशी, और पुण्य की एक ही परिभाषा है, होश। आज सुबह की साकार मुरली, ये पाप शब्द कैसा है? बहुत बुरा है। ये पाप की दुनिया, सुबह की मुरली। अलर्ट, जागृत। जितना हम अलर्टनेस में रहेंगे, वो अलर्टनेस अर्थात ये नहीं कि हम योग में अलर्ट होके बैठे। अलर्टनेस अर्थात दिस मोमेंट। अभी यहां बैठे हैं तो केवल यहां बैठे हैं। फिर ये नहीं सोचना इस क्लास के बाद क्या करना है, आगे क्या करना है। दिस मोमेंट, अलर्टनेस मीन्स चल रहे हैं तो केवल चल रहे हैं। भोजन कर रहे हैं संपूर्ण एकाग्रता के साथ कर रहे हैं। तो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मोबाइल भी चल रहा है, न्यूज भी देख रहे हैं, सीरियल भी देख रहे हैं, उसको बाद भोजन, और भोजन में भोग लगाना अर्थात युग परिवर्तन है। कैसे? कैसे? कौन बताएगा?
भोजन में जब हम भोग लगाते हैं तो युग परिवर्तन होता है। वो जो कलियुगी भोजन है वो संगम युगी भोजन बन जाता है। तो युग परिवर्तन हो गया ना। खा रहे हैं एकाग्रता से, खा रहे हैं जितना हो सके मौन, एटलीस्ट भट्टी के जो 3-4 दिन है उसमें। और ये सोचना है ये एक ट्रेनिंग, रियल भट्टी तो वहां चालू होगी, यहाँ से वहां पहुंचने के बाद उसकी अपनी एक अलग प्लानिंग करनी है। और पूरी प्लानिंग यहीं से करके जाना है। 21 डेज कब पहुंचेंगे वापस घर? हम्म? कौन से दिन, तारीख? 6 तारीख। तो 7 तारीख को भट्टी चालू करना, अपनी व्यक्तिगत भट्टी। सार्वजनिक भट्टी का रूपांतरण किसमें हो? इंडिविजुअल भट्टी, कस्टमाइज्ड भट्टी, टेलर्ड भट्टी। तो ही इस भट्टी का कुछ फायदा है। नहीं तो यहाँ आए बैठे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा, क्लास बहुत अच्छी है, भोजन बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से जाएंगे, थोड़े दिन इसका प्रभाव चलेगा, सिटी हॉल, बाद में सेम जैसे थे। यहाँ से कुछ सॉलिड लेके अगर जाना है तो यू नीड अ प्लान, फ्यूचर प्लान। प्लान बनाकर जाना है कि वहां पहुंचते ही मुझे इंडिविजुअल भर्ती करनी है, 7 दिन या 21 दिन, 7 दिन का टारगेट। अगर 7 दिन सफल हो गए तो 7वें दिन उसको एक्सटेंड करके 21 डेज कर दें। किस पर भर्ती करनी है ये हर एक की अपनी अपनी होगी। जिसका अमृत वेला ही ठीक से नहीं होता है, ढंग से अमृत वेला हो ही नहीं रहा है, वो केवल अमृत वेले पर भट्टी करेगा। यहाँ से किताब ले जाओ हरे कलर की, अमृत वेला, दिन रात उसी को पढ़ो। अमृत वेले के जितने महावाक्य हैं, अभी अभी मुरली में आया था, दुनिया वाले 8 घंटा सोते हैं, तुम्हारी नींद 4। पर अभी एक दूसरी भी मुरली आई थी जिसमें कहा था, वही उसी मुरली में, चलो 2 बजे नहीं उठ सके तो 3 बजे भी उठ जाओ और 4 बजे भी उठ जाओ, ऐसा भी बोल दिया। वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। चिट्ठी रखना चाहिए। फिर बच्चों ने 4 का 4:30 भी कर दिया, ठीक है, और 4:30 का 4:45 भी ठीक है, और 5 का भी 6 भी ठीक है, और फिर तो सारा संगम युग ही अमृत वेला है। कभी भी उठो बाबा को याद करो। तो किसी की अमृत वेला हो सकती है, किसी का ब्रह्मचर्य। काम विकार नंबर 1 शत्रु की हुई। क्रोध क्यों नहीं है, लोभ क्यों नहीं है, मोह क्यों नहीं है, अहंकार क्यों नहीं? उत्तर के लिए कामना के बारे में बात नहीं कर, काम के बारे में, लस्ट। क्यों, क्या कारण? वो सब मत बताना, आदि मध्य अंत दुख देता है महाशत्रु। सबसे ज्यादा एनर्जी ड्रेनेज काम विकार में। सबसे ज्यादा देहभान की रिक्वायरमेंट पुरुष होने की और स्त्री होने की काम विकार में आवश्यक है, क्रोध में नहीं है, लोभ में नहीं। ग्रेटेस्ट एनर्जी लॉस, सबसे ज्यादा पश्चाताप काम विकार का होता है। झूठ बोलने का इतना नहीं होता है, अहंकार का इतना नहीं होता है, क्रोध करने का इतना नहीं होता है। सबसे ज्यादा खालीपन काम विकार से होता है। सबसे ज्यादा थकान काम विकार से होती है। सबसे ज्यादा दुर्बलता का अनुभव, सबसे ज्यादा एम्प्टीनेस, पश्चाताप, दुख, हर वो सुख जो टच से उत्पन्न होता है। टच, गीता में लिखा है, एवरी टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन। वो अंततोगत्वा दुख में परिणित हो जाती है। तो किसी को ब्रह्मचर्य की भट्टी करनी जो बार बार फेल हो रहे हैं, किसी को संबंधों पर भट्टी करनी है, संबंध बिगड़ गए, कड़वाहट, बड़े कड़वे संबंध, दो व्यक्तियों के बीच में भयंकर टकराव है, उस पर रुक कर काम करना पड़ेगा, क्या किया जाए।
किसी की भट्टी नुमा शाम के योग के ऊपर होगी, किसी की ज्ञान चिंतन के ऊपर। कि ज्ञान चिंतन नहीं हो रहा है, रोज की मुरली चलती, पर हम चिंतन कहाँ करते हैं? खाली सुनते हैं बस। चिंतन, डिस्कशन, चर्चा। एक छोटा सा ग्रुप बनाना है, कुमारों का ग्रुप, बहनों का ग्रुप, अदर कुमारों का एक ग्रुप। एवरी संडे मिलो या रोज मिलो, जूम में मिल सकते हैं, आपस में चर्चा करो, ये क्या है, ये मुरली में क्या है। उस पर डिस्कशन जब तक नहीं होता है तो हमारे मन में अंधेरे कोने जो होते हैं वो अंधेरे ही रह जाते हैं, बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं होती है। इस ज्ञान की एक एक लाइन पर डिस्कशन की आवश्यकता है। इतना कंफ्यूजन है क्योंकि 10 लोग यदि मुरली पढ़े और मुरली सुनाए तो 10 लोगों के 10 इंटरप्रिटेशन होते हैं, सब अलग अलग सुनाते, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्या है ये? तो सबसे पहला सूत्र क्या है? अलर्टनेस, अवेयरनेस, जागरण। हम यात्री है, हर समय की सूचना को सुनना है, समय कुछ ना कुछ हमसे कह रहा है, प्रतिपल कह रहा है। जो जो जीवन में धोखे मिले उन धोखों ने कुछ इशारे दिए हैं। पर शायद हमने सुने ही नहीं। जब जब मीटिंग हुई और मीटिंग में हमने अपना मुद्दा रखा, उस मीटिंग में कब माया की एंट्री हुई ये हमें पकड़ में ही नहीं है। हम योगियों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। दूसरा है बोर्डिंग, ट्रेन में चढ़ना। किस ट्रेन में चढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। 3 व्यक्ति दारू के नशे में धुत अपना सामान लेकर चढ़ते हुए भागते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। उसमें से 2 तो ट्रेन में चढ़ जाते हैं और तीसरा नीचे गिर जाता है, ट्रेन रवाना हो जाती है। बड़े मुश्किल से उठता है, वो टीसी उसे उठाता है। वो तो कोई बात नहीं, अगली ट्रेन है उसमें चले जाना। वो कहता है प्रॉब्लम उसका नहीं है, वो 2 लोग मुझे छोड़ने आए थे जो चले गए। कौन सी ट्रेन में बोर्ड करना है, कौन सी ट्रेन में बैठना है, कहीं गलत ट्रेन में तो नहीं। और ट्रेन में बैठने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं उसका हमें ज्ञान चाहिए। रशिया के महान फिलोसोफर या लेखक लियो टॉल्स्टॉय एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे और वो टीटी आता है, वो पूछता है टिकट, तो वो अपना टिकट ढूंढने लगते हैं। इधर ढूंढते हैं उधर ढूंढते, कहीं नहीं मिलता है। वो टीटी कहता है ठीक है, आपको कौन नहीं जानता, आप इतने प्रसिद्ध हो, होगा कहीं तो रखा होगा आपने, कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो चलेगा। वो कहता है उसका प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि टिकट पर लिखा है मैं जा रहा हूं, मुझे किस स्टेशन पर उतरना है वो टिकट पर लिखा है, अब वो ही भूल गया है। क्या हमें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? किसी व्यक्ति से दोस्ती की है और वो दोस्ती हमें कहाँ ले जा रही है? वो चैट्स, वो कॉल्स, वो वीडियो कॉल्स, वो मैसेजेस किस ओर ले जा रहे हैं इसका ज्ञान है। जो अंधेरी रातों में मोबाइल पे देखते रहते हैं वो कहाँ ले जा रहा है इसका ज्ञान है। वो एक क्लिक ब्रह्मा कुमारी से शूद्र कुमारी, शूद्र कुमार बना सकता है, इसका ज्ञान है। किस ट्रेन में हम सवार हैं, हमारी ट्रेन कहाँ जा रही है, समय पर बोर्ड किया, करेक्ट ट्रेन है। इस भट्टी में सोचना है, इस भट्टी में एक ही काम करना है, विचार। क्या करना है? विचार। ये सबसे कठिन काम है दुनिया में, सोचना, थिंकिंग। हम यंत्रवत चल रहे हैं।
यांत्रिक। जीवन कैसा हो गया है? यांत्रिक। मार्क ट्वेन इंग्लिश लेखक हुआ, वो प्रार्थना करता था डीटो डीटो डीटो। लोगों ने पूछा ये कैसी प्रार्थना है? क्या चर्च के फादर ने तुमको ये प्रार्थना सिखाई? उसने कहा चर्च के फादर ने प्रार्थना तो सिखाई, पर वही तो रोज रोज करना है। डीटो मतलब सेम, तो इतनी बड़ी कौन बोलेगा? तो मैं खाली कहता हूँ डीटो, सेम, कंटिन्यू सेम। इतनी बड़ी प्रार्थना कौन बोलते रहेगा? हमारा भी ऐसा ही तो नहीं हो गया? यंत्रवत जीवन। सुबह उठो, भागो, अमृत वेला, फिर हो गया पूरा, वापस जाओ, सो जाओ, फिर उठो, फिर भागो, मुरली, फिर आओ, फिर आओ, फिर खाओ, फिर बनाओ और खाओ, और फिर वही दिनचर्या, और बीच में फिर ट्रैफिक कंट्रोल। और जब मधुबन में आते तो और ही ज्यादा जोश आ जाता ट्रैफिक कंट्रोल। हम जब नए नए आए थे मधुबन में, शांतिवन में, तो खाना खाने बैठे थे लोग, हम बहुत नए थे, पता नहीं था ये सब रूल्स। तो एक भाई ने ऐसा भोजन खा रहा था, बीच में ट्रैफिक कंट्रोल पर गया, वहीं रुक गया वो निवाला लेकर, और दूसरों को कह रहा था आंखों से। ये कैसा ट्रैफिक कंट्रोल है? ट्रैफिक कंट्रोल, शाम, रात, मोबाइल, वही सब कुछ, और सो जाओ। ये हो गया, फिर दूसरे दिन सेम, फिर तीसरे दिन सेम, फिर चौथे दिन सेम, सेम यंत्रवत यंत्रवत चल रहा है, लाइक मशीन, लाइक रोबोट। और भगवान कहता है न्यूनेस लाओ, इन्वेंशन, इनोवेशन करो, कुछ तो नवीनता लाओ। बाप दादा नवीनता देखना चाहते, अभी भी संडे की मुरली में था, नवीनता चाहिए कोई। दिल्ली आगरा ग्रुप लास्ट संडे मुरली, आविष्कार करो कुछ। क्या नवीनता लाएंगे? वही सब। जाओ सेंटर में, बैठो, डायरी खोलो, मीठे बच्चे, बाप आए तुम्हें ले जाने के। प्रश्न, माया को बाहर करती है। जब बच्चे देवभान में होते तब माया बाहर करती है। प्रश्न पूरा हुआ, रखो डायरी बाजू में। अब 1 घंटे के लिए डोलते रहो, और कब नींद भी लग जाती है कुछ पता नहीं चलता। नींद तो टूटती तब है जब मीठे मीठे सिकिलते बच्चे होता है, तब अचानक से नींद टूटती है। और जैसे ही ये आता है इतनी राहत मिलती है कि हो गया पूरा, अत्यंत मीठे लगते हैं ये। जैसे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है कि स्कूल में जो 9 बजे की जो घंटी होती है ना, बड़ी पीड़ादायक होती है, पर जो 4 बजे जो घंटी बजती है ना, घंटी एक ही है, पर 4 बजे जो बजती है उसमें बड़ी खुशी होती है। तो जैसे मीठे मीठे आता है, एक अजीब सी खुशी अंदर छा जाती है कि अब छूटे, अब जाना है यहां से। फिर वापस डायरी ली। पॉइंट नंबर 1, तुम्हें ये नहीं करना, दिव्य गुण धारण करना है, काम ना जाना। पॉइंट नंबर 2, विनाश सामने करना है, एवरेटी करना। फिर वरदान ऐसे करने वाले में भव, फिर रखो बाजू में, फिर उठाओ धारणा के लिए स्लोगन, आज का काम पूरा हुआ। कुछ कुछ लोग सेंटर के नीचे जो टेबल होता है वहीं अपनी डायरी भी छोड़ के जाते हैं, दूसरे दिन आके वहीं खोलेंगे। फिर ये चल रही है मुरली और योग। तुम बाप भी हो, तुम टीचर भी हो, तुम ये भी हो, तुम वो भी हो, सकाश, तिलक भी है, ये भी है, वो भी है। भाई को सकाश, बहन को सकाश, माँ को सकाश, बाप को सकाश, इधर अर्थक्वेक आया उसको सकाश, इसको सकाश। हो गया पूरा, चलो योग, मुरली, सेवा। कोर्स, भोजन, सेम 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 सेम। We are just dragging
इसको कहते हैं घसीटना। वेयर इज द स्पार्क, वेयर इज द एनिमेशन। नवीनता लानी है, दिनचर्या को उलट पुलट कर देना है, इसलिए वो काम यही करना है, वहां जाके क्या करना है। तो दूसरा है किस ट्रेन को हमने बोर्ड किया है, सोचना है उसके विषय। तीसरा, कैरी लेस लगेज। कृपया यात्री गण ध्यान दे। ध्यान बड़ा ऊंचा शब्द है। ध्यान अर्थात यांत्रिक नहीं, ध्यान अर्थात नवीनता, ध्यान अर्थात एकाग्रता। ध्यान भारत की संस्कृति में बहुत ऊंचा शब्द है। ध्यान पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है। जिसे हम योग कहते हैं वो लोग उसे ध्यान कहते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं। लगेज हमारा केवल स्थूल लगेज नहीं है, अतीत का लगेज हमारे सिर पर है। पुरानी अतीत, पुरानी यादें, वो सब हमारे भीतर चल रहा है, हम भूले नहीं। किसी ने हमारा अपमान किया था 10 साल पहले, अभी भी वो फ्रेश है घाव, उसका हीलिंग कहाँ हुआ है। पैरासाइकोलॉजी में एक टर्म है इनर चाइल्ड हीलिंग, ये कोर्स होता है, एक थीटा हीलिंग कोर्स होता है, प्राणिक हीलिंग कोर्स होते हैं। बहुत गहराई में अंदर घाव है, किसी को अपना समझा था, उसने छोड़ के चला गया, धोखा दे दी। अंदर घाव है, ऊपर से बहुत लिपापोती करके रखी है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। वो घाव थोड़ी गया, वो वैसे ही है। घाव का हीलिंग हुआ ही नहीं। ये सारा ज्ञान योग धारणा सब कुछ करने के बाद वो वैसा ही है, क्योंकि उस पर काम करना पड़ेगा, उस घाव को देखना पड़ेगा दूर से साक्षी होकर, तब उसकी हीलिंग होगी। और जैसे ही देखने जाते हैं हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं, वही दुख फिर आ जाता है। इसलिए डिटैच्ड साक्षी भाव से उस घाव को देखना, और ये कार्य होगा केवल अमृत वेला। दिन में करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन होगा, तदात्मा हो जाएगा, दुख उत्पन्न होगा। और दुख बहुत गहरा है, पहले स्वीकार करना पड़ेगा। जो मुरलियों में बातें आती है ना कि वो नहीं जानते, तुम जानते हैं, तुम जानते हो, संसार के लोग दुखी है, तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, वो लोग नहीं जानते। इसको थोड़ा चेंज कर देना और कहना मैं नहीं जानता, हम ही दुखी है। चेंज द फॉर्मेट। मुझे अभी इस दुख से मुक्त होना है, इस दर्द से, इस पीड़ा से, इस भय से। एक डर सा है अंदर। अभी यहाँ आते समय हमको जो लेट हो गया, उसके बाद उसका एक पेशेंट अभी आया था 5:20 को, तब तक वहीं थे ओपीडी में। वो कहता था मुझे भर्ती करो। मैं कहा क्यों भर्ती करें? कहता ये 1.5 महीने से कंटिन्यूस पी रहा है। मतलब अभी क्यों आ गए? तो घर वालों ने कहा क्योंकि मैंने सोचा है छोड़ना है मुझे पीना, पर अगर मैं छोड़ता हूं तो विड्रॉल सिम्टम्स हो जाएंगे, कल सुबह तक बेचैनी होगी, इसलिए हॉस्पिटल में रहा तो ठीक है। अभी एडमिट करके आया, जवान व्यक्ति, उसकी माँ आई रोते हुए बाद में। बड़ा दुख है संसार में। हमारी एक दूसरी पेशेंट है, 1-2 महीने से आई नहीं दिखाने। उस दिन नक्की पर मिली, हमने कहा आई नहीं, आप कहाँ चले गए? उसने कहा, रोने लगी वहीं खड़े खड़े। उसने कहा एक ही बेटा था, वो गया। क्या हो गया था? वीडियो गेम्स। 21 साल का था, वीडियो गेम्स की उसको आदत लग गई, लत। इतनी ज्यादा कि दिन रात वीडियो गेम्स ही खेलते रहता था। और धीरे धीरे पता नहीं उसको कब डिप्रेशन आने लगा, अकेलापन, क्योंकि ये गेम्स और ये डिजिटल जो भी है व्यक्ति को भीतर से अकेला कर देते हैं। और डोपामिन डंपिंग होता है उसमें, एकदम खुशी और फिर एकदम अकेलापन। और फिर उसको इतना बात करना बंद कर दिया, ये करना, खाना पीना ठीक नहीं। उसकी माँ ने कहा हॉस्पिटल चलते हो, मना किया। 6-7 मास तक चला और एक दिन उसने अपना वीडियो बनाया कि मैं
जा रहा हूं और मेरे मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं। सब चले गए थे, दरवाजा बंद किया, फांसी लगा दी वीडियो बनाकर। आईटी में बड़े एक्सपर्ट है लोग ये सब चीजों में, प्रॉपर बनाया सारा। गया अकेला ही लड़का, 21 ईयर्स ओल्ड। तो घाव तो गहरे हैं। फर्स्ट स्टेप है उसे स्वीकार करना ये है, और फिर कहो कि इसका मार्ग क्या है। बाबा तुम मार्ग बताओ, हाउ, कैसे हम इससे बाहर निकले। और हर एक का अलग अलग हो सकता है। ये नहीं कि आत्मा परमात्मा को जान लिया तो सारे दुख खत्म हो गए, क्योंकि हम इमोशनल बीइंग्स हैं। हमारे अंदर भावनाएं हैं, दर्द होता है, तकलीफ होती है अगर कोई तंग करता है। और वो तकलीफ यदि एक्सप्रेस न की जाए तो अंदर ही अंदर दब जाती है, समाज में डूब जाती है, और वो फिर एक जहर की तरह बन जाती है। इसलिए तीसरा है लगेज को कम करना। कई लोग होते हैं ना, ट्रेन में इतना लगेज रखते हैं अपना, दूसरों को बैठने के लिए जगह नहीं होती है, दूसरों को लगेज रखने के लिए जगह नहीं होती है। और कुछ लोग होते हैं जिनका कितना कम लगेज होता है, दे आर वेरी ओके, गुड। डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बनने से पहले उनका छोटा सा कमरा था, उसमें रहते थे, छोटा सा कमरा। और फिर प्रेसिडेंट बने, 250 कमरे प्रेसिडेंट हाउस। और जब प्रेसिडेंट बन के पूरा हुआ, जाते समय एक छोटी सी सूटकेस बस। हम लोग मधुबन से जाते तो कितनी सूटकेस लेके आते और कितनी लेके जाते हैं यहाँ से? एक लेके आते, चार तो लेके जाते हैं। वो जाते समय बस उतना ही लेके गए। वो 250 कमरे पार्लियामेंट हाउस के, उसको प्रभावित नहीं कर सके। ये भी ले जाऊं, वो भी ले जाऊं। शांतिवन में लोग आते, चाबी लगा के चाबी भी लेके चली जाती है माता है तो कुछ कुछ ताले तोड़ने पड़ते हैं बाबा मिलन के बाद कमरों के। एक भाई शांति उधर मधुबन में आया था, बाबा की कुटिया है ना, कुटिया के वहां की तकिए लेके गए, चला गया। जो बाबा का सो मेरा। वो सीसीटीवी में पकड़ा उसको, फिर उसको बोला ये क्या है, उसने कहा बाबा ने कहा है मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तो लगेज को क्या करना है, कम करना है। केवल स्थूल भी लगेज को कम करना है, मिनिमलिज्म। एक आश्रम पर भट्टी, एक आश्रम में भट्टी थी, एक सेंटर वालों ने भट्टी रखी थी। तो वो जो आश्रम था चिन्मय मिशन का आश्रम था, और वहां सेंटर के भाई बहने आए थे, जंगल के बीच एकदम एकांत। और वहां जो कमरे थे, उन कमरों में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। बस एक टेबल और एक खिड़की में पर्दा, बस। उसको कहते हैं मिनिमलिज्म। कम से कम, द लेस इज मोर। जितनी चीजें ज्यादा रखेंगे डेकोरेशन की कमरों में, वाइब्रेशंस कम होने लगते हैं। और किसी के कमरे में इतना सामान होता है, इतना सामान होता है, सब रखते हैं, ये भी काम आ जाए, वो भी काम आ जाए, ये भी काम आ जाए, और उसका यूज नहीं होता है, उसमें से निगेटिव एनर्जी निकलती है। इसलिए कमरों के वाइब्रेशन भी बड़े डल होते हैं कहीं। बाबा के कमरे के वाइब्रेशन पावरफुल होने का एक कारण ये भी है, वहां चीजें कम होती है। और गृहस्थियों घरों में जाओ तो इतनी चीजें होती है, वाइब्रेशंस कम हो जाते। मिनिमलिज्म, द लेस इज मोर। अगला पॉइंट, चौथा, डोंट। क्या क्या नहीं करना है यात्रा में, क्या क्या नहीं करना है, आप बताएं। क्या क्या नहीं करना है? क्या क्या नहीं करना है? एक तो सो नहीं जाना है, साइट सीइंग में प्रभावित नहीं हो जाना है। एक कुमार मधुबन आ रहा था,
अहमदाबाद क्रॉस कर लिए, अभी मधुबन आने वाला है 3-4 घंटे में, आबू रोड। तो कुछ लोग उसके केबिन में आ गए ट्रेन, और उसको कहा आप थोड़ा खाना खाएंगे? हम लोग खा रहे। उसने कहा हम बाहर का नहीं खाते। उसने कहा हमारी मम्मी ने बनाया है। उसने कहा नहीं नहीं, हम बाहर का नहीं खाते। ठीक है, ये तो खा लो थोड़ा सा। वो बोला ना ना, ये भी नहीं खाऊंगा, हम बाहर का खाते ही नहीं। तो उन्होंने भोजन पूरा किया। फिर उन्होंने कहा कम से कम बिस्किट तो खा लो, भोजन तो आपने किया नहीं, बिस्किट। उसने कहा हाँ बिस्किट तो खा सकते हैं, मशीन का है ना, मशीन में। तो बिस्किट खा ली, और बिस्किट खा के फिर वो सो गया। उसको नींद लग गई। और जब वो उठा तो आबू रोड तो कहाँ का कहाँ चला गया था, उधर सिरोही और कहाँ पहुंच गया आगे। और देखा सामान सारा गायब। वो लोगों ने कुछ तो उसको खिला दिया। तो यात्रा में एक हमारा एक भाई है, उसका एक नियम है, यात्रा में भोजन नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। 24 घंटे की यात्रा है, 24 आवर फास्टिंग। पानी खा के जाता है, और फिर वो जब भी आता है, क्योंकि खाने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत अच्छा रूल है। और हम कहाँ खाना खाते हैं उसका भी प्रभाव है। ऑटोबायोग्राफी योगी नाम की एक किताब है स्वामी योगानंद की, उसमें उनके गुरु का उसने अनुभव लिखा है। स्वामी योगानंद ने बचपन का, उनके जो गुरु थे वो कभी भी ट्रेन में खाना नहीं खाते। उनसे पूछा गुरुदेव आप ऐसा क्यों कहते हैं? वो कहते थे वहां के वाइब्रेशंस अच्छे नहीं होते जो खाना है। और वो जब तक गुरुदेव नहीं आएंगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। उन्होंने पूरा लिखा है कि मेरी क्या पीड़ा हुई, सुबह से मैं भूखा हूँ, गुरुदेव आने वाले थे सुबह 10 बजे, ट्रेन लेट हो गई, रात को 10 बजे पहुंचे, तब तक मेरी हालत खराब हो गई थी। ये सब वो छोटा लड़का होता है, लड़का था मुकुंदर, वो कहता है मेरी तो हालत खराब हो गई। और जब आए तो इतनी खुशी हुई, पहले आके भी खाना नहीं खा रहे, पहले स्नान कर रहे फिर आराम से खा रहे, उसके बाद हम खाएंगे। तो वो एक धारणा भी है। कुछ लोग केवल फल ही खाते हैं, और कुछ लोगों का तो बड़ा बैग होता है यात्रा भोजन, इतना ज्यादा। कहाँ हम खाते हैं, किस वातावरण में खाते हैं, वो सब प्रभावित करता है। तो वो कुमार की हम बात कर रहे थे, वो जब भी निकलता है उधर से मधुबन के आने के, बस खा लेता है, फिर यहाँ पहुंचने के बाद ही, तब तक केवल पानी, कुछ भी नहीं। सूक्ष्म धारणा है पर बड़ी पावरफुल धारणा है। और हमने अगर कुछ खाया, एक बार खाया तो भूख लगती है फिर। हंगर कम्स विथ ईटिंग। नहीं खाओ तो भूख नहीं, खाओ तो फिर भूख लगना चालू हो जाती है, फिर 5-5 मिनट में कुछ चाहिए। आपने देखा होगा ट्रेन में कुछ ऐसे यात्री होते हैं ना, बाहर के, जो भी आता है वो लेते और बुलाते खाते। चाय लेंगे, फिर वो लेंगे, फिर ये लेंगे, वो लेंगे, सब कुछ लेंगे। दो लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं, ट्रेन रुकती है, एक को प्यास लगती है। वो लड़का आता है छोटा सा, करीब पानी बेचने वाला, उससे पूछता है पानी कितने का है? वो कहता है 10 रुपए का। 10 रुपए का पानी नहीं चाहिए। वो लड़का कहता है इसका मतलब आपको प्यास ही नहीं, इसका मतलब आपको प्यास ही नहीं है। अगर प्यास हो तो व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो सकता है, ऐसी प्रभु प्रेम की प्यास, ऐसी प्यूरिटी की प्यास अगर हो तो उसके लिए सब कुछ दे सकता है। रियल प्यास। अगला पॉइंट, इसी ट्रेन की जो जर्नी है जीवन की, इसको एंजॉय करना है, उसकी ओनरशिप नहीं करना है कि ये मेरा है, ना ये ट्रेन मेरी है, ना ये स्टेशन मेरा है, मेरा कुछ है ही नहीं है, आज हूं कल नहीं। वी आर जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, एंजॉय करना है। मालकियत का भाव, ये व्यक्ति मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, इनको वही करना है जो मैं चाहता हूं,
मैं चाहती हूँ तुमको ये बनना है, तुमको वो बनना है, तुम ऐसा ही बनो। एक लेटेस्ट स्टडी आई है जिसमें आजकल के जो यूथ है उनको ना डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है, उनको यूट्यूबर बनना है, उनको इन्फ्लुएंसर बनना है, सोशल मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये सब नहीं बनना है उनको, जनजी। तो इस ड्रामा को एंजॉय करना है। कोई भी मालकियत का भाव नहीं, आज है कल नहीं। हमारा मन उस कैशियर की तरह बन जाता है जो आए हुए पैसे वो अपनी जेब में डाल देता है, जो कि उसके नहीं है। उसकी सैलरी मिलेगी महीने के एंड में, पैसे जो आ रहे हैं वो बैंक के। अगर हम सोचे कि ये मेरे हैं तो फिर पतन हो गया। एंजॉय। अगला, सुनना है अनाउंसमेंट्स। जीवन बार बार अनाउंसमेंट देता है। हर धोखा एक अनाउंसमेंट है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आंखों से अब दिखाई नहीं देता है, एक अनाउंसमेंट है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हर सफेद बाल अनाउंसमेंट है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। सुनाई नहीं देता है, छोड़ के चला गया कोई, दुख हो रहा है, फिर भी नहीं संभल रहे। एक ने छोड़ा, अब दूसरों को ढूंढ रहे। एक ने छोड़ा या हमने छोड़ा, उसमें कोई अवगुण था, हमें लगता है हाँ ये नया व्यक्ति मिल गया, इसमें वो वाला अवगुण नहीं है। पर कई सालों के बाद पता चलता है इसमें तो कोई तीसरा अवगुण है, नया एकदम। फिर इसको भी छोड़ा। विदेश में एक महिला के लिए कहा जाता है उसने कितनी शादियां की थी, 32 शादियां की। विदेश में कुछ भी हो सकता है। शादी की, थोड़ा सा कुछ हुआ, छोड़ा। और जो 32वां उसका हस्बैंड था, पता चला ये उसका पहला वाला है। एक तो शादी ऐसी टूट गई उसकी, जो कोर्ट में साइन कर रहे थे, साइन करना पड़ता है ना कोर्ट मैरिज में, देखा उसके हस्बैंड ने बड़ी साइन की और मेरी साइन छोटी, मतलब अभी से वो दिखा रहा है कि मैं बड़ा हूं। तुरंत तोड़ दी शादी, वहीं के वहीं। उसकी ये हिम्मत, मेरे से बड़ा, साइन बड़ी थी बस, सिग्नेचर, अक्षर। तो अनाउंसमेंट सुनते रहना। समय बार बार चेतावनी दे रहा है। समय तुम्हारी रचना है, तुम्हारा शिक्षक नहीं। समय आगे आगे जा रहा है और तुम रहे पीछे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, समय आगे जा रहा है और बच्चे हैं पीछे। समय मुड़ मुड़ के देखता है, वो मेरे मालिक कहाँ पहुंचे। उसके हम मालिक है, पर वो हमसे आगे है। समय सिखा रहा है ये करो वो करो, तब तक नहीं करते। परिस्थिति आने के बाद फिर वैराग उत्पन्न होता है। इतना ना अच्छा हो कि वैराग पहले ही आ जाए। इससे दिल लगाए, इसको उसको, इसको साथी उसको साथी। जहां भी दिल लगाएंगे परिणाम है दुख। इसलिए बाबा कहता है कि सबको हटाओ, केवल मुझे याद करो। लास्ट पॉइंट, अपने को पैसेंजर्स की मदद करनी है। अपने जो साथी है यात्रा में क्या करना होता है, उनकी मदद। अभी अभी दिल्ली में एक फिल्म मेकर था, क्या नाम था उसका, पीयूष कुमार ऐसे कुछ नाम था। वो रात को 10 बजे जा रहा था, 9:30 बजे थे, और अचानक उसका ये हो गया और एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हो गया, खून बहने लगा। 9:30 बजे ये हुआ रात को। 10:10 में फिर वो हॉस्पिटल पहुंचा। इस पीरियड में लोग वहां इकट्ठा थे, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, ये सब कर रहे थे लोग।
कोई अपने चैनल में डाल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, वो ब्लीड हो रहा था वहां पर, ही वॉज ब्लीडिंग। और फिर एम्बुलेंस आई, पुलिस 10:30 बजे आई, एम्बुलेंस आई 10:10 में, पुलिस तो बाद में आई, तब तक पेशेंट शिफ्ट हो चुका था। हॉस्पिटल में पेशेंट पहुंचा, दिल्ली के बहुत बड़े वहां न्यूरो सर्जन है डॉक्टर गोयल हॉस्पिटल में। 2 दिन के बाद पेशेंट की डेथ हो गई, सब कुछ करने के बाद, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि लोग वहां सेल्फी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, अपने फेसबुक और इंस्टा के चैनल में उसको अपलोड कर रहे हैं, और वो ब्लीड कर रहा था। ये कैसा सिस्टम है? उसकी डेथ हो गई। तो हमारे जो साथी सहयोगी पैसेंजर्स है, उनको भी मदद करना है। और सबसे बड़ी मदद है, हम अपनी मदद करेंगे ना, तो हमको देखकर उनको प्रेरणा है। यदि हमारा अपना अमृत वेला रेगुलर है, तो अपने आप हम प्रेरित करते हैं लोगों को। यदि हम अपनी ब्रह्मचर्य की धारणा में अखंड है, अपने आप हमसे किरणें फैलती है। यदि हम अपनी सेवाओं में एक्यूरेट है, अपने चिंतन में, अपने मनन में हम धारणा स्वरूप बनते उनको, तो एक तो है उनको ये प्रेरणा, दूसरा है स्थूल उनकी मदद करना। सुबह ही हम क्लास में बता रहे थे, केरला में एक व्यक्ति है श्रीमन नारायण, वो बस से जा रहा था, बूढ़ा आदमी 70 साल का, देखा एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है और गिर गया। उसने पूछा कि क्यों गिरा? लोगों ने, जो पैसेंजर थे, उन्होंने कहा प्यास की वजह से, पानी नहीं है। उसके मन में विचार आया, क्या करूं? वो घर गया और उसने एक चीज चालू की, घड़े बनाए पानी के, और उसमें पानी रखा अलग अलग जगह। वहां से उसने चालू किया, और वो ऐसा चालू हुआ प्रोजेक्ट, 10,000 15,000 ये सब बांटने लगा, सब अलग अलग जगह फ्री में, खुद के ही पैसे लगाए कर्जा ले लेकर। और उसको ये था कि मुझे मदद करनी, कुछ तो करना है। जनवरी 25 में प्राइम मिनिस्टर ने को उसने अपना 1,00,000वां घड़ा प्रेजेंट किया, अभी लेटेस्ट। तो उसको प्रेरणा मिली, मुझे मदद करनी है। एक और लड़का है ऐसा, 10वीं क्लास का लड़का है, वो भी केरला का ही था, अमल। उसने देखा, एक कहानी सुनी कि एक व्यक्ति मछलियों को, नदियां जो लहरें आती है, मछलियां हैं, तो वो एक एक मछली को उठा के समुद्र में डालता है। तो आदमी पूछता है इससे क्या होगा? एक एक मछली, कितनी मछली आ रही है, मर रही है, तुम एक मछली को उठाते हो डालते हो, वो थोड़ी ना बचने वाली है, दूसरी बची। तो वो व्यक्ति कहता है, वो कहता है व्हाट इट मैटर्स, वो कहता है इट मैटर्स टू दिस, ये जो मछली है ना, इसके लिए ये मैटर करता है। ये कहानी जब वो अमल 10वीं कक्षा का बच्चा पढ़ता है, उसको प्रेरणा आती कि मुझे मुझे गांव के लिए कुछ करना है। और वो एक छोटा सा झोपड़ा बनाता है जिसमें किताबें रखता है, लाइब्रेरी। और वो लाइब्रेरी धीरे 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 धीरे, और लाइब्रेरी और किताबें इकट्ठा करता है लोगों से, घरों में जा जाके, कि जो काम की किताबें नहीं है वो दो, या जिसके पास किताबें, और बच्चों को उधर लाता है। स्कूल के बाद बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ने जैसा थोड़ा सा बनाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। केरला की चिल्ड्रन के द्वारा चलाई हुई सबसे बड़ी वो लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी का नाम हम भूल रहे हैं, कुछ तो नाम है उसका, बहुत अच्छा, फर्स्ट लाइब्रेरी रिकॉग्नाइज। और उसके बाद फिर वो उधर से भी, केरला से भी बाहर गया, बिहार में गया, चंपारण में गया, वहां और एक लाइब्रेरी बनाई। बस यही उसने लक्ष्य रखा कि जो बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो यहाँ आके पढ़े। उसमें फिर उसने स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया, सब कुछ इंक्लूड किया। कहां से सीखा? उस कहानी से, उस इट मैटर्स टू दिस। हमें क्या करनी है? एक दूसरे की मदद करनी है। जो नहीं पुरुषार्थ कर पा रहे हैं, उनकी मदद करनी है। तो ऐसी ये सारी बातें करनी है। सबसे पहली बताई अलर्टनेस,
अवेयरनेस। दूसरा बताया किस ट्रेन में हम बोर्ड कर रहे हैं। तीसरी कौन सी पॉइंट थी? हमारा लगेज कितना है। तीर्थ को तो नहीं हम कैरी करे जा रहे हैं, चीजें हो गई चली गई, अभी तक पकड़े हुए। अरे छोड़ो उसको, वो गई बात, बात गई सो रात गई। अगला डोंट की लिस्ट बनानी है, क्या क्या नहीं करना है यात्रा में। हल्के रहेंगे तो अच्छा है, ढेर सारी चीजें रहेगी तो चोरी का भी रहता है। अगला एंजॉय करना है इस यात्रा को। अगला अनाउंसमेंट को सुनते रहना है, क्या अनाउंसमेंट है। अगला अपने को पैसेंजर्स की क्या करना है, मदद करनी है। कितने पॉइंट हो गए? 7। एक लास्ट, वो फाइनल कॉल कभी भी आ सकता है, उसके लिए अगर रेडी रहना है। जीवन बहुत बहुत अनित्य है। एक पेशेंट हमने ओपीडी में देखा, उनको कहा आईसीयू में एडमिट करना है। उसके रिश्तेदार कहने लगे नहीं नहीं नहीं, दवाई दे दो दवाई दे दो। हमने कहा नहीं बहुत सीरियस है, उसको करना पड़ेगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, पेशेंट भी बोल रहा है, बट उसको प्रॉब्लम था, चेस्ट बहुत बैड था, ये था। अब 5 बज चुके थे, अभी ओपीडी बंद हो गई थी, ईसीजी किया नहीं था। हमने कहा नहीं इसको करना ही है। वो आईसीयू पहुंचते पहुंचते आईसीयू में के बाहर ही कोलैप्स हो गया, वहीं डेथ हो गई। और पता ही नहीं कि जीवन कितना ये है, कब वो फाइनल कॉल आ जाए पता नहीं। इसलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हमारा पूरा दिन आत्माओं की सेवाओं में लगे। अगर स्थूल नहीं कर सकते तो मनसा से सेवा करो, किरणें फैलाते रहो। सभी स्थिर बैठेंगे, डायरी पेन पेंसिल नीचे, 5-10 मिनट। रेड लाइट, सभी स्थिर, एकाग्र। हम यात्री हैं, राही है, चलते जाना है, रुकना नहीं। प्रत्येक संकेत को सुनना है, समय मुझसे क्या कह रहा है। सभी आंखें बंद करेंगे और अनुभव करेंगे कि जीवन में मैं जहां चल रहा हूं उस मार्ग की मंजिल क्या है। लॉर्ड, तटस्थ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं क्या कर रहा हूं। कौन सा भार मेरे सिर पर है। इस ट्रेन में मैं बैठा हूं, समय ने कितनी सूचनाएं दी, क्या मैंने वो सूचनाएं सुनी। मेरा ध्यान कहाँ है, संसार की ओर या भगवान की ओर, पुरुषार्थ की ओर या सुख सुविधाओं की ओर।
निर्विकारिता की ओर यह संसार के डिजिटल दलदल में फंसा है मन। वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे नहीं करनी है और मैं कर रहा हूँ? वो कौन सी बातें हैं जो मैं सोचता हूँ मुझे करना है पर नहीं कर पा रहा? वो कौन सी दिनचर्या है जिसकी बरसों से ख्वाहिश थी, नहीं हो पा रही? ना हो। अब इसी भट्टी में मुझे वो सब करना है जो अब तक नहीं किया। भगवान से जो मेरा संबंध धूमिल सा हो गया था, पुनः उसे स्थिर करना है, शक्तिशाली बनाना। जीवन के इस संग्राम में मैं अकेला खड़ा हूं। एक ऐसा भ्रम था जो मुझे लगा ये मेरे वो मेरे, हर एक की यात्रा अपनी अपनी है। यहाँ कोई दो यात्री साथ नहीं। मेरे साथ केवल मेरे कर्म जाएंगे, मेरे संस्कार, मेरी आदतें। निरंतर समय की दस्तक मैं सुन रहा हूं। मैं यात्री हूं। कृपया यात्रीगण ध्यान दे। मैं सुन रहा हूं। ध्यान कहाँ भटक रहा है? अपनी आंखों के सामने अपनी दिनचर्या लाएंगे। अपनी आंखों के सामने अपने जीवन में हुई सारी घटनाओं को लाएंगे, बचपन से लेके अब तक, जब से ज्ञान में आए तब से अब तक। केवल दूर से देखना है कितनी ट्रेन आई और कितनी ट्रेन चली गई। प्लेटफॉर्म पर खड़ा मैं साक्षी दृष्टा हूं। ट्रेनें आ रही है, ट्रेनें जा रही है। कौन कौन सी ट्रेन आई, कौन सी गई? मैं त्रस्त होकर जीवन के सारे दृश्य देख रहा हूं। मेरे इस जीवन में कौन कौन से पेपर आए, परीक्षा की पूर्णता, पढ़ाई के पेपर से। दूर से देख रहा हूं। वो बातें आई और चली गई। अब मुझे क्या करना है? एक नया पुरुषार्थ, एक नई उमंग, एक नई तरंग, एक नवीनता, हर बात में, हर चीज में।
स्वयं को बाबा के सामने देखेंगे, आंखें खुली, बाबा से दृष्टि लेते हुए उससे कहो कि तुम बताओ अब मैं क्या करूं, कौन सी नवीनता इस जीवन में लाऊं। भगवान की दृष्टि मेरे विचारों पर पड़ रही है।